गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में अभी तक हमने देखा कि सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या होता है। सीक्वेंस सीरीज में हमने पिछली वीडियो में खत्म किया विद ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमको एक टर्म है फैक्टोरियल, उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल होता क्या है? अगर हमारे पास कोई एक नेचुरल नंबर है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, और उस पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम उसके नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है, उसके नीचे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, उन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको जो आंसर मिलेगा, जो हमको नंबर मिलेगा, वो होता है उस नंबर का फैक्टोरियल। मतलब अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो एन फैक्टोरियल क्या होगा? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की जगह हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 तक जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये आ जाता है एन फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 5 से अगर लेके चलो, ये क्या था मेरा? 5 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। करेक्ट। तो एन फैक्टोरियल के लिए क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाते हैं मेरे फैक्टोरियल्स क्या होते हैं किसी नंबर्स के या फिर होल नंबर्स के। अगर हमको एक फैक्टोरियल निकालना है तो हमारा एन जो होगा वो हमेशा होल नंबर से ही होना चाहिए। ना हम नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं, ना हम रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, रैशनल इरेशनल नॉन नेगेटिव कुछ भी नहीं ले सकते। हमको क्या चाहिए? सिर्फ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम बोलोगे कि 5 फैक्टोरियल तक तो सिर्फ 0 तक 1 तक है, 0 लूंगा तो फिर वो 1 तक कैसे जाएगा? हमने तो 1 तक लेना है। 0 फैक्टोरियल जो है वो एक लिमिटेशन है, वो एक स्पेशल केस है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक है, अब हमारे पास अगर दो नंबर्स है और उन दोनों के फैक्टोरियल अगर इक्वल है तो हम उससे क्या क्या बोल सकते हैं? अगर हमने बोल दिया कि x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल, ये कब कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है, ये सिर्फ में 3 केसेस है, 1 2 3। एक केस तो ये है कि x और y इक्वल होंगे। ठीक है, x और y इक्वल है। मैं हमेशा नहीं बोल सकता कि हाँ x फैक्टोरियल और y फैक्टोरियल इक्वल है तो x और y इक्वल होंगे। हमेशा बिल्कुल नहीं बोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि x मेरा 0 और y मेरा 1 है। दोनों का फैक्टोरियल क्या होगा? 1। तो भी इक्वल है दोनों का फैक्टोरियल। ये भी बोल सकता हूँ कि अगर x मेरा 1 और y मेरा 0 है तभी भी फैक्टोरियल इक्वल है। तो ये 3 केसेस है। अगर मेरा x और y जो है x और y में से कोई भी एक 0 नहीं है तब मैं ये बोल सकता हूँ कि x और y मेरे इक्वल होंगे अगर उन दोनों के फैक्टोरियल इक्वल है। ठीक है, तो ये आ जाता है मेरा फैक्टोरियल का बेसिक कंसेप्ट। फिर अब हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। ठीक है, ये जो है ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का बेसिक पार्ट। कि हमको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए तभी हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में जा सकते हैं। तो पहले देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, पहला आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है कि कभी भी हमारी स्टेटमेंट में, कभी भी हमारी सिचुएशंस में, कभी भी हम कोई कंडीशन दे तो उसमें एंड आ जाए। एंड आ जाए मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रोड है, एक पॉइंट ए से बी तक जाना है और बी से सी तक जाना है। अब ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास 3 वेज है और बी से सी तक जाने के लिए मेरे पास 5 वेज है। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए कितने वेज है? 3। बी से सी तक जाने के लिए कितने वेज है? 5। तो मैं कितने तरीके से जा सकता हूँ? अगर मैंने इसका पहला तरीका पकड़ लिया तो पहला तरीके के साथ फिर मैं इधर 5 तरीके जा सकता हूँ। इधर से मैंने जैसे फर्स्ट पकड़ लिया तो 5 तरीके, फिर सेकंड वाला रास्ता पकड़ लिया फिर भी 5 तरीके हैं क्योंकि पहले दूसरे का बी तक है। उसके बाद मैं कोई भी रास्ता पकड़ू सी तक ही पहुंचूंगा। तीसरा रास्ता पकड़ लिया फिर भी 5 तरीके हैं। तो पहले रास्ते से भी 5 थे, दूसरे से भी 30 5 से, तीसरे से भी 5 से, तो तीनों क्या हो गए मेरे पास? 5 + 5 + 5।
15। 15 को हम बोल सकते हैं 3 इंटू 5। तो हमने क्या किया, 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये जो इंटू है ये आता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है कि कभी भी हमको कोई कंडीशन है, कभी भी कोई भी हमको सिचुएशन दी है, उसमें अगर स्टेटमेंट में एंड आ जाए कि ए से बी तक 3 वेज है एंड बी से सी तक 5 वेज है, एंड आ गया तो एंड की जगह लग जाता है मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है मेरे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। एडिशन अब हमारे पास किसी भी सिचुएशन होगी, इसमें क्या होगा, एंड होगा या और होगा, कि हर एक ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज में हमारा क्या लगेगा, प्लस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई क्लास है, उसमें 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, ठीक है, क्लास में 5 बॉयज है 3 गर्ल्स है, मेरे को एक क्लास मॉनिटर बनाना है। एक ही क्लास मॉनिटर होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो लड़का है लड़की है, तो मेरे को 5 लड़कों या 3 लड़कियों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो कितने वेज से मैं 5 लड़कों से ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, कि इसको लिया, दूसरे को लिया, तीसरे को, चौथे को, 5 को। तो 5 वेज से मैं एक लड़के को उठा सकता हूँ, क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और लड़कियों को कितने वेज से ले सकता हूँ, 3 वेज से। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, उन 3 में से एक ले सकता हूँ या 5 में से एक ले सकता हूँ। तो 5 या 3 कितने हो गए, टोटल 8 में से ले सकता हूँ। तो कैसे आएगा, प्लस करके। तो ये आता है मेरा प्लस, जो होता है वो आता है मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। तो कभी भी हमारे पास सिचुएशन में या कंडीशन में और आ जाए, और का नाम आ जाए कि हाँ ये या ये हो सकता है, तो उन दोनों के नंबर ऑफ वेज और उन दोनों के कंडीशंस का हमारा एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस हमने देखे होंगे कि हम बहुत टाइम पे यूज करते हैं कि हमारे पास इतने कॉम्बिनेशन है इस चीज के। जैसे कि अगर आप अपने फोन का पासवर्ड भूल गए, 4 डिजिट का पिन रखा है, ठीक है, 4 डिजिट का पिन रखा है, मोस्टली बंदे रखते हैं 1 2 3 4। फोन खो गया, ठीक है, कोई बंदा फोन खोलने का ट्राई करता है, सबसे पहले क्या डालता है, 1 2 3 4 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट वेज हमारे पास कि हाँ ठीक है, डिफरेंट वेज है जिससे हम ये फिल कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, इसमें भी आता है कि अगर हमारे पास ये फोन का पासवर्ड हम भूल गए, तो हम बोलते हैं कि हमको इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के हम बोलते हैं कि ये चीज बहुत सिक्योर है, उससे कैसे पता लगता है कि इसमें इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन से पासवर्ड रख सकते हो आप, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन उतने ज्यादा सिक्योर। अब ये तो हो सकता है कि हाँ पहली बारी में आंसर मिल गया, तुक्का लग जाता है, बट जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन उतना तुक्का लगने की प्रोबेबिलिटी कम। करेक्ट, क्योंकि एक ठीक होगा, डिवाइड में ज्यादा होगा, उतना प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी। तो उस चीज के लिए जो कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास, जितने वेज से हम एक एन डिफरेंट वेज से, क्योंकि एन चीजें, कोई मेरे पास एन से एन चीजें हैं, उसको मेरे को आर लेनी है, आर चीजें लेनी है उतने में से, तो मैं कितने वेज से एन में से आर चीजें निकाल सकता हूँ, कितने तरीकों से निकाल सकता हूँ। अभी अगर मेरे पास 2 लड़के हैं, नहीं 4 लड़के हैं, 4 लड़कों से मेरे को एक लड़का लेना है, तो मैं 1 2 3 4 कोई भी एक उठा सकता हूँ। अगर मेरे को 2 उठाने हैं, तो मैं उठा सकता हूँ ए बी सी डी, ए बी उठा सकता हूँ, ए सी उठा सकता हूँ, ए डी उठा सकता हूँ, बी सी कर सकता हूँ, बी डी कर सकता हूँ, डिफरेंट वेज आ गए। अभी मेरे पास 10 लड़के हैं, 10 में से मेरे को 5 उठाने हैं, फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मेरे। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो तब लगता है जब मेरे पास एन तरीकों में से या फिर एन डिस्टिंक्ट थिंग्स में से मेरे को आर थिंग्स उठानी हो, आर थिंग्स मेरे को चूज करनी हो। ठीक है, तो उसके लिए जो नोटेशन है वो है एन सी आर। सी मतलब कॉम्बिनेशन, एन मतलब कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, एन, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है मेरे पास। आर मतलब कि मेरे को कितनी लेनी है एक बारी में, एक बारी में कितने उठाने मेरे को साथ में। ठीक है, तो कितने आ गए, ये एनसीआर का जो वैल्यू होती है वो होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये है इसकी नंबर ऑफ वेज निकालने का, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है,
ठीक है, तो ये आ जाता है मेरे पास नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला। अब कॉम्बिनेशन हमने कब यूज करना है? जब भी हमको स्टेटमेंट में या फिर कहीं पे भी किसी सिचुएशन में हमको बोला हो कि हमको चूज करना है, कहीं पे भी हमको टर्म आ गया चूजिंग, तो आती कॉम्बिनेशन। एक और टर्म आती कभी कभी अरेंजिंग, रीअरेंजमेंट। क्या होता है अरेंजमेंट? ही है वो, अरेंजमेंट में यूज करते हैं परमुटेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम कॉम्बिनेशन तक करेंगे। तो कॉम्बिनेशन आ गया ये। अब ये कॉम्बिनेशन के एक फॉर्मूला मिल गया, एनसीआर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसकी अब कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, जो हमको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अगर हम ले लें NC0, NC0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल। n माइनस जीरो फैक्टोरियल क्या होगा? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या है? जीरो फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? वन। वन अपॉन वन, वन। ठीक है, बट अगर इसको हम ये लिखें कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, जीरो में चेंज कर दो, जीरो कैसे आ सकता है? सेम नंबर को सेम से माइनस कर दो, तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो बोल सकते हो n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है, वो आ सकता है, तो इसको लिख सकते हैं एन सी एन। ठीक है, एन सी एन। तो ये क्या आ गया? एन सी एन आ गया। ठीक है, तो एन सी एन कहां से निकला? NC0 से निकला। तो NC0 और NCN इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा? इनकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, अगर हम ये ले लें NCR की वैल्यू ले, NCR क्या आएगा मेरे पास? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां बोल सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n, n माइनस n मैंने कर दिया था, तो यहां से ब्रैकेट से n कॉमन लिया, तो ये नेगेटिव हो गया, तो लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो NCR जो होता है वो NCN माइनस आर के इक्वल भी होता है। ठीक है, कभी भी अगर हम NC1 की वैल्यू निकालें, कोई भी n हो, NC1 निकाल ले, तो NC1 क्या होगा मेरा? हमेशा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल आ जाएगा, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल ने किया था तब बताया था, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ऐसा, तो आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल n। तो NC1 क्या बन जाता है हमेशा? n। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ऐसी बहुत सारी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुमको सारी की सारी याद रखनी है, क्योंकि ये क्या होता है कि तुमको हेल्प करता है आसानी में और जल्दी करने में। बट अगर तुमको ये भी याद है, तुम इसमें डायरेक्ट डाल के भी निकाल सकते हो, बस ये क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, अब अगर हम बोले कि NCX जो है वो NCY के इक्वल है, कब होगा? NCR जो होगा NCR में n माइनस आर के इक्वल होता है, तो x जो होगा वो n माइनस वाई के इक्वल होगा, होना चाहिए। करेक्ट। हाँ, x जो है n माइनस वाई के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि NCY है, तो ये NCN माइनस वाई होना चाहिए, तो x इसके इक्वल होगा। x प्लस वाई क्या आ जाएगा? n। तो ये वाली कंडीशन तभी ट्रू होती है जब x और y इक्वल है। अगर वो इक्वल नहीं है तो x प्लस वाई जो होगा वो n के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि 4 डाल दिया, NCX इज इक्वल टू NCY, तो पहली कंडीशन है x इक्वल टू वाई, दूसरी कंडीशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू n, एनी वन ऑफ देम इज ट्रू। जब कोई भी इन दोनों में से एक ट्रू होगी तो NCX और NCY इक्वल होंगे। ठीक है,
अब अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो जैसे एन सी आर हो और एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो यहाँ पे डिनोमिनेटर एन भी एन चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो होती है एन अपॉन आर। ठीक है, अब इसमें और भी कंडीशन है, कभी कभी हमारा एन सेम रहता है, कभी आर चेंज होता है। जैसे कि एन सी आर जो है वो एन सी आर माइनस वन की इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा एन एन माइनस दिस डिवाइडेड बाई एन, क्या रहेगा एन माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन। अब इसको अगर तुम प्रूफ करना चाहो तो इसको तुम एनसीआर फॉर्मूला से खोल सकते हो और वहां से तुम इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हो, तो आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरा यहां पे अब एन चेंज हो रहा है, सॉरी यहां पे क्या होगा, एन माइनस आर माइनस वन है, यहां पे आर चेंज हुआ तो डिवाइडेड बाय आर है। ठीक है, ये गलती होगी, ये आर है, बट अगर हम करें एन माइनस वन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर, माइनस वन। ठीक है, एन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस वन, अगर ये करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से वही होगा एन माइनस आर माइनस वन, चेंज क्या हो रहा है एन, तो डिवाइडेड बाय एन, एन माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाय एन। तो अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम यहाँ पे एन सी आर और एन सी आर माइनस वन को अगर हम ऐड कर दें, अभी तक हमने क्या किया था, डिवाइड में था एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, अब अगर हम इसको ऐड करें एन पे प्लस हो जाता है और आर सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये एन प्लस वन सी आर। ठीक है, ठीक है, अब अगर मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशंस में हमारे पास एपी टाइप बने, एपी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस, अगर हमारे पास आर जो है, आर में एपी टाइप बने कुछ विद कॉमन डिफरेंस वन, मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कहा जाए, तो क्या बनेगा, जैसे एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, कहाँ तक, एन सी एन तक, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा वो होती है टू की पावर एन। ठीक है, अब ये क्या है, मेरे पास सारे इवन ऑड सब लेके टू की पावर एन, तो अगर हम इसका ऑड हटा दें, इवन हटा दें, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इस वैल्यू की हाफ। ठीक है, टू पावर एन की हाफ का होगा टू पावर एन डिवाइड बाई टू, मतलब टू की पावर एन माइनस वन। तो अगर मैं ऑड वाला ले, ऑड वाला क्या है, एन सी वन, एन सी थ्री, एन सी फाइव। ठीक है, अगर हम ये ऑड वाला रखें पूरा इन्फिनिटी तक, तो क्या आ जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन, सारे ऑड टर्म्स ले लें एन तक, एन से नीचे जितने भी हैं। अभी एन मेरा क्या है, तो कुछ भी हो सकता है, इवन या ऑड, अगर इवन हुआ तो एन सी एन माइनस वन तक जाएगा, ऑड हुआ तो एन सी एन तक जाएगा, और अगर इवन हुआ एन सी जीरो, एन सी टू, एन सी फोर, ये फिर से वही, इवन है तो एन सी एन तक जाएगा, ऑड होगा तो एन सी एन माइनस वन तक जाएगा, तो ये भी उसकी हाफ वैल्यू होगी, क्योंकि अगर एक हाफ है तो दिस प्लस बाकी सब क्या है टू पावर एन, तो अगर ये हाफ है उस साइड माइनस करेंगे तो फिर से टू पावर एन माइनस वन ही आएगा। करेक्ट, तो ये आ गया। तो ये है मेरे कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, मोस्टली
ये वाली याद रखनी है, और ये जो स्टार्टिंग की है ये तो फिर जितनी भी है ये तुम याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो तुम इससे निकाल सकते हो आसानी से। बट यहाँ से ये वाली स्पेशली चीज निकालना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम हर बार निकालने बैठोगे तो फिर मुश्किल होगा। तो अगर ये तीन आइडेंटिटीज तुम याद कर लो, चार, चौथी भी है, एट्थ भी निकल जाती है इससे आसानी से। अगर ये याद रख लो और बाकी सब तुम इससे निकाल लो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट हो जाएगा। एंड इफ यू कैन रिमेंबर दिस, फिर तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये आते हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आएगा मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो इसके, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब अगर मेरे पास कुछ रिजल्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ठीक है, अगर मेरे पास एन चीजें हैं, एन थिंग्स हैं, उनमें से मेरे को आर लेनी है, आर चूज करनी है मेरे को, बट उस आर में से मेरे को पता है कि पी जो है, पी टाइम्स पी आइटम्स है, पी पर्टिकुलर थिंग्स, वो हमेशा होंगी ही होंगी, आएंगी आएंगी हमेशा। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 10 चीजें लेनी, 10 में से मैंने बोल दिया 5 चीजें तो आती आएंगी आएंगी वो, तो कितने चूज करने पड़ रहे हैं मेरे को, 5 ही करने पड़ रहे हैं, है ना। अगर मैंने सिफारिश लगा दी किसी चीज में, अगर कोई जॉब निकली है, 10 पोस्ट होगी, 4 बंदों ने सिफारिश लगा दी, उनका कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी करो, वो 4 पोस्ट वो 4 बंदे ही बैठेंगे, लगा दी सिफारिश, तो मेरे को कितने चूज करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे। क्या किया, 10 - 4, है ना, कितने में से, एन में से। ठीक है, कि एन में से कि उन 4 को तो हटा ही दिया ना, वो तो हो ही गए। अगर मेरे पास 50 बंदे आए हैं 10 पोस्टों के लिए, 4 मैंने बोल दी सिफारिश से कंफर्म, तो अब मैं चूज करूंगा तो मैं कितने, 6 बंदे चूज करूंगा, कितने में से, 46 में से। क्यों, क्योंकि उन 4 को तो मिल गई, उन 4 को थोड़ी फिर से डालूंगा चूजिंग के लिए मैं, एक बंदे को एक और 2 सीटें थोड़ी देनी है। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन होता है N - P, N - R - P। ठीक है, कि होंगी होंगी, कि पी आइटम्स होते हैं, वो पी थिंग्स होती हैं, वो हर बार आएंगी ही आएंगी, जितनी मर्जी कॉम्बिनेशन कर लो। ठीक है, समझ गए। अब अगर मेरे पास इसका उल्टा आ जाए, कि मेरे पास एन थिंग्स है, वो एन थिंग्स कभी आएंगी ही नहीं साथ में। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि सिफारिश लगाई बंदों ने, जो बंदा बैठा हुआ था चेयर पे, वो बंदा बोलता हम ब्राइब नहीं लेते, अब तुमको तो देंगे भी नहीं नौकरी, डिस्कालीफाई। कितने बंदों से, उन 4 को तो हटा दिया, 50 में से 46 रह गए, 46 से कितने बंदे चूज करने, 10 ही करने हैं। तो उसके लिए आ जाएगा N - P, C, R। जब ये P पर्टिकुलर थिंग्स कभी भी नहीं आएंगी हमारी उसमें कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब मैंने बोला कि अभी तक हमने किया कि पी पर्टिकुलर थिंग्स साथ में आएंगी, पी पर्टिकुलर थिंग्स साथ में कभी नहीं आएंगी। अब ये है कि ऐसा नहीं बोल रहा कि पी पर्टिकुलर थिंग्स आएंगी नहीं, आ सकती हैं कुछ, बट साथ में नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है सारी की सारी साथ में आएंगी आएंगी, हो सकता है कि उनमें से बीच में से कुछ खा लिया, कुछ नहीं उठाया, तो उनको कैसे आएगा मेरे पास, कि मेरे पास टोटल में से अगर मैंने माइनस कर दिए वो वाले जिसमें से मेरी सारी साथ में आ रही है, तो वो हो जाएगा मेरा। अगर टोटल से उतने हटा दिए तो कौन सी आ जाएगी जो साथ में नहीं आ रही, तो मतलब एन माइनस एनसीआर क्या आएगा मेरे पास टोटल, क्यों को 50 में से 10 उठाने, माइनस कर दिया, N - P, C, R - P, 46 में से 6 उठाने, माइनस कर दिए, कितने रह गए, उतने कॉम्बिनेशन रह जाएंगे मेरे पास जब वो कोई पर्टिकुलर थिंग साथ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई 2 चीजें हैं, इधर तक समझ आया। ठीक है, अब मेरे पास अगर कोई 2 चीजें हैं, एम और एन थिंग्स है, कोई एक चीज है मेरे पास, जैसे कोई फॉर एग्जांपल एम चॉकलेट्स है, ठीक है, और एन मेरे पास लेज है, चिप्स। ठीक है, या फिर मेरे पास एम थिंग्स है, एन थिंग्स थी, जो को डिवाइड करनी है किसमें, एम और एन,
ग्रुप में मेरे को डिवाइड करनी है, एक ग्रुप में n थिंग्स होनी चाहिए, ग्रुप में n थिंग्स होनी चाहिए, तो कितने वेज से कर सकता हूँ उसको? तो टोटल वेज कितने मेरे पास? m प्लस n, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। कितने का ग्रुप बनाना है मेरे को, m या n? एक n ही ले लेते हैं, एक चीज को चूज कर लिया n, क्योंकि अगर n का एक ग्रुप बन गया, बाकी कितने बचे? m आइटम्स, m का ग्रुप तो ऑटोमेटिकली बन गया वो, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू, ठीक है। क्यों आएगा ये m n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर क्या आएगा? n फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये बन गया, ठीक है। अब इसी चीज में अगर मैं बढ़ा दूं कि मेरे पास दो नहीं, मेरे पास बहुत सारी चीजें, कि मेरे को m फैक्टोरियल चाहिए n, मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स, मेरे को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटने हैं, या डिफरेंट डिस्टिंक्ट, मतलब जो सिमिलर आइटम्स है वो साइड करनी है। एक ही बात है कि अगर मेरे पास पांच एक तरीके की, पांच लेज है, पांच कुरकुरे, पांच चॉकलेट्स है, अब मैं पांच के ग्रुप बनाऊं कोई भी, या फिर पांच लेज इस साइड कर दूं, पांच कुरकुरे इस साइड कर दूं, पांच ये साइड कर दूं, वो भी सेम है। तो उसके लिए कैसे आएगा? उसके लिए आएगा मेरे पास एनसीआर का पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक चल रहा है जितने भी ग्रुप्स हैं डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू डॉट डॉट डॉट, मतलब जहां तक वो खुला है वहां तक ही आएगा, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांट रहे हैं एक ही चीज को। ठीक है, इसमें एक चीज लास्ट आ जाती है, इससे डायरेक्ट कॉरोलरी बोलते हैं, पता लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा कि m और n हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है, ये 10 हो सकते हैं, 5 हो सकती है, डिफरेंट नंबर है। अगर मेरे पास इक्वल आ गई, इक्वल में बोल सकते हैं कि m और n इक्वल है मेरे, m प्लस n क्या आ जाएगा, 2n अपॉन n, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये कब आएगा, जब मेरे को दो डिफरेंट इक्वल ग्रुप्स में बांटने हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स में बांट दिए हमने, दो इक्वल में बांटने, ये आ गया। तो ये आ गई मेरी कुछ रिजल्ट्स इसके ऊपर, कि अगर मेरे को इस तरीके से उठाना है, उस तरीके से चूज करना है, उस तरीके से चूज करना है, तो कैसे कैसे वे से मैं चूज कर सकता हूँ, कुछ रिजल्ट है। लास्ट चीज जो इसकी कॉम्बिनेशन की है वो है इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन मैंने बोल दिया, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक लाइन पे लाए नहीं करते हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, क्योंकि एक लाइन, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनती है, पर दो से ज्यादा पॉइंट्स को मैं बोल सकता हूँ कोलिनियर है कि नहीं। जैसे अगर ये तीन पॉइंट्स है कोलिनियर है, यहां से हटा के यहां डाल दिया, ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि एक लाइन पे कभी तीनों पॉइंट्स नहीं डाल सकता, ठीक है। तो आ जाता है कोलिनियर और कोलिनियर। अब अगर मेरे पास n डिफरेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और मेरे को उसमें से बनानी है लाइंस, तो मैं कितने वे से कितनी लाइंस बना सकता हूँ उसमें, जितने वे से मैं बना सकता हूँ उतनी लाइंस बन जाएगी। लाइंस के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो पॉइंट चूज करो, लाइन खींच दो, दो पॉइंट चूज करो, लाइन खींच दो, तो हर दो पॉइंट से एक लाइन बनेगी। तो मेरे को क्या करना है, एन में से दो पॉइंट चूज करने हैं। अब कितने वे से मैं एन में से दो पॉइंट चूज कर सकता हूँ, NC2, तो कितनी लाइंस बना सकता हूँ मैं, NC2 लाइंस, जब n कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। अब अगर मेरे को इन n कोलिनियर पॉइंट से मेरे को ट्राइंगल्स बनाने हैं, अब ट्राइंगल्स के लिए क्या होगा, तीन पॉइंट चूज करने पड़ेंगे, ये तीन पॉइंट मेरे को तीन वर्टिसेस चाहिए, अगर तीन वर्टिसेस नहीं है तो फिर होगा नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि तीन मेरी सीधी लाइन में आ जाएंगी, क्योंकि कोलिनियर एक भी पॉइंट नहीं है इसमें, सारे नॉन कोलिनियर है। तो क्या होगा कि अगर मैं n में से तीन पॉइंट्स चूज किए, तीनों को ज्वाइन कर दिया, एक ट्राइंगल बन गया, NC3 आ जाएगा ट्राइंगल। ऐसे अगर मेरे को क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फोर साइड्स वाला, तो मैंने कोई भी फोर साइड चूज की, ज्वाइन कर दी,
ठीक है, चार साइड जोड़ दी, कोई भी चार पॉइंट जोड़ के लाइन बनाई, बन गया कोऑर्डिनेटर। तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, NC4। और ऐसे ही तुम आगे जाते सकते हो। तो मेरे को पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है। पेंटागन के लिए क्या होगा, 5 साइड चूज करनी है, हेक्सागन के लिए 6 साइड यूज करनी है, डेक्टागन के लिए 10 साइड यूज करनी है, 10 पॉइंट यूज करने हैं। तो वैसे वैसे करके हम बढ़ा सकते हैं। ये तो आगे जब n नॉन कोलिनियर है। n क्या था मेरे पास, नॉन कोलिनियर। बट अगर मेरे पास कोलिनियर आ गए, कि अगर मेरे पास यहाँ पे n पॉइंट्स है, उसमें से मेरे पास p जो है वो कोलिनियर है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी बना सकता हूँ। अगर मेरे पास n कोलिनियर है, जितनी लाइंस बना दी। अब p मेरे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, उसमें से n पॉइंट्स, n में से मैंने NC2 की लाइन बना दी। टोटल लाइंस कितनी होगी, NC2। उसमें से मेरे को वो हटानी पड़ेगी जो कोलिनियर है। कोलिनियर कौन सी है, पी कोलिनियर PC2 हटा दिया मैंने, क्योंकि उसके हर 2 पॉइंट से मेरे को एक लाइन मिलेगी जो इसमें इंक्लूडेड है। तो माइनस PC2, ये क्या आ जाएगा, कोलिनियर हटेगी। पर ये कोलिनियर वाले सारे पॉइंट्स हट गए, उसमें से एक लाइन तो बनेगी बनेगी ना। एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जा दिए, सारे पॉइंट्स बीच में आ गए, एक लाइन तो बनी बनी। तो +1 याद आता है लाइंस का, ठीक है। अब अगर मैंने ट्राइंगल्स ले लिए, ट्राइंगल्स बनाने हैं तो ट्राइंगल्स में क्या होगा कि अगर मेरे पास n कोलिनियर पॉइंट्स है, n पॉइंट्स है, मैंने 3 पॉइंट चूज की, ट्राइंगल बना लिया। अब अगर मैंने यही वाला पॉइंट चूज कर लिया जो कोलिनियर है, तो ये तो ट्राइंगल नहीं बना। तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 पॉइंट वाला हटाना पड़ेगा। तो क्या करना है, NC3 माइनस PC3, कि कोलिनियर वालों से 3 3 पॉइंट उठाए, उनसे जो जो फॉर्म बने, जितने वे से बने थे, वो इसमें से माइनस कर दिए, क्योंकि वो सब इसमें इंक्लूडेड है। अब उस पूरी एक लाइन से कभी एक ट्राइंगल नहीं बनेगा उन सारे कोलिनियर से। तो ना मेरे को +1 करना, ना -1 करना। तो ये आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ वेज जब ट्राइंगल्स बना सकते हैं। सेम चीज हम क्वाड्रेटर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। NC4 माइनस PC4, ठीक है। वैसे समझा सकते हैं। ये आगे मेरे पास पॉइंट्स के हिसाब से, अगर मेरे पास पॉइंट्स और उसमें से मेरे को लाइंस, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेटर्स, ये सब कुछ बनाने हो। नेक्स्ट आता है अब मेरे पास कि अब मेरे पास पैरेलल लाइंस है। अगर मेरे पास m नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है, ये इस साइड को जा रही है पैरेलल लाइंस m, इस साइड को जा रही है n। m पैरेलल लाइन जा रही सीधी, n जा रही सीधी। तो मैं कितने कोऑर्डिनेटर्स बना सकता हूँ, कितने में पैरेललोग्राम बना सकता हूँ। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, 4 साइड्स वाले। पैरेललोग्राम क्या होती है कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी, दो साइड इक्वल नहीं, पर हरली दो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होंगी। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं, पैरेलल रहेगी। ये दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों पैरेलल रहेंगी। तो ये पैरेललोग्राम बना रहा है। मैं कितने पैरेललोग्राम बना सकता हूँ इसमें। अब ये तो नहीं बोल सकता कि मैं एक ही पैरेललोग्राम 1 2 3 4। अब ये एक है, ये पूरा एक हो जाएगा, ये दो, ये पूरा 2 हो जाएगा, ये पूरा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे का एक लिख सकता हूँ, इस पूरे में भी अगर मैं 6 अलग बोलूँ, 3 3 का बन सकता है, बहुत सारे हैं। तो मैं कितने बेस से बना सकता हूँ ये पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मेरे को क्या चूज करना पड़ेगा, मेरे को पहले तो मेरे को 2 लाइंस चूज करनी पड़ेंगी एन वाली, कि मैंने दो कोई एन वाली चूज कर ली, एंड दो कोई एम वाली चूज कर ली, और उन दोनों से क्या बन जाएगा, मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो मैं एन से चूज कैसे कर सकता हूँ, NC2। एम से कैसे चूज कर सकता हूँ, MC2। दो ही चूज करनी है ना, तीन तो करनी नहीं, तो ज्यादा। 2 लाइन चूज की थी, तो इससे की दो साइड्स की दो लाइन ले ली मैंने, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स ले ली। अब देखो वो एक पैरेललोग्राम बनाना है, कब बनेगा, जब ये एंड दिस दोनों साथ में चूज करूंगा। एंड में क्या आता है, मल्टीप्लाई, आ गया मल्टीप्लाई। तो ये आ जाता है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज वी कैन मेक अ पैरेललोग्राम आउट ऑफ m पैरेलल एंड n पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जरूरी है कि m और n हमेशा परपेंडिकुलर ही हो, कि ऐसा भी बन सकता है कि m ऐसे है, n ऐसे है, ये सब पैरेलल है। m और n के बीच का कुछ रिलेशन नहीं दिया हमको कि कैसा है, हमको बस ये पता है m और n जो होंगे वो पैरेलल नहीं है, बस इतना पता है हमको। वो जितना बचे थे 1 डिग्री का एंगल ही हो, ठीक है।
ये आ गई मेरी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। और बेसिकली है क्या सारा, कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला। ठीक है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस हमको ये समझना होगा कि हमने कितने में से कितने चूज करने हैं और हमको कहाँ पे ये यूज करना है, कहाँ पे एंड लगना है, कहाँ पे और लगना है। बाकी इट इज़ वेरी इजी, सब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कॉम्बिनेशंस खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि परमुटेशंस क्या होता है, परमुटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर परमुटेशंस देखेंगे और उससे हो जाएगा आपका परमुटेशन टर्मिनेशन चैप्टर खत्म। तो hope you enjoy the video. If you have any doubts, you can type it in the comment section. We'll get back to you. Thank you.